डायमीटर हो जाएगा। 2r हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारे माइंड में होना चाहिए जब भी हम इस टाइप का एक फिगर देख रहे हैं जिसके अंदर एक स्क्वायर बना है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है द ABCD इज ए स्क्वायर विद साइड 2√2। अच्छा, तो स्क्वायर की साइड अगर a हमने लेट कर रखी है तो वो 2√2 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इंस्क्राइब इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर बना है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया कैसे आएगा भाई, पूरे सर्किल के एरिया में अगर हम इस स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तभी तो आएगा। शेडेड रीजन के एरिया कैसे आएगा, पूरे सर्किल के एरिया में हमें स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब बात ये आ रही कि स्क्वायर के एरिया हम कैसे सब्ट्रैक्ट कर लें, तो इस सर्किल का एरिया कैसे सब्ट्रैक्ट कर लें, उसके लिए तो रेडियस पता होनी चाहिए। तो अब रेडियस के लिए अब लिखेंगे फ्रॉम फिगर क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल जो है, ये जो पूरी लाइन हमने लिखी है इसी चीज का हम लोग यूज करने वाले हैं कि डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर, इस बात का हमको यूज करना है। ठीक है, तो चलो भाई सर्कल ना आ जाए यार, यहाँ पे ये भी चले आए, यही होता है, जिसको ना बुलाओ वो भी चला आता है कभी कभी। ठीक है, फिट हो गया तो चलो भाई, नहीं जाओगे, अरे गुस्सा मानोगे, नहीं जा रहा। देखो बेटा ऐसे ही नाराज हो जाते हैं लोग। अब देखो इनको जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं, प्यार से लेकर जा रहा हूँ लेकिन नहीं मानते लोग, क्या करोगे। ठीक है, वो फिगर भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, फिगर सामने है। तो आर की वैल्यू अब आपको निकालना है a√2, ए की वैल्यू कितनी है 2√2 है, इंटू √2। अब देखो आर की वैल्यू हमें निकालना है तो ये 2 डिनोमिनेटर में आएगा, 2√2 मल्टीप्लाई बाई √2 अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया, आर इक्वल टू कितना आएगा √2 मल्टीप्लाई बाई √2, 2 सेंटीमीटर आने वाला है। अब हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा आपको बताया जा चुका है कि सर्कल के एरिया में हमें स्क्वायर का एरिया सेपरेट करना पड़ेगा। तो सर्कल का एरिया कैसे आएगा, 22 अपॉन सॉरी 3.14 यूज करने के लिए बोला इन्होंने, 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी है 2√2, 2√2 का स्क्वायर जल्दी बताओ कितना होगा, 2√2 का स्क्वायर बताओ बेटा कितना होने वाला है। हाँ सर्कल नाराज हो गया। ठीक है, अभी तक चांद नाराज होता था, आज सर्कल नाराज हो गया। ठीक है, चलो बताओ बेटा 2√2 का स्क्वायर क्या होने वाला है कोई जिसको आता हो 2√2 का स्क्वायर, बोलो, बैठे क्या हो सब लोग, 8 आएगा, बताओ। इस आंसर को भी आप सोच रहे हो कि बाकी कोई कर दे हमको ना करना पड़े, 4.56। ठीक है, 12.56 में अगर 8 आप सेपरेट करेंगे तो 12.56 आ जाएगा, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है स्क्रीनशॉट लेते रहा करो, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई डाउट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इस बात को याद रखना, मैं बार बार इस बात को, इस टाइप पे क्वेश्चन आता है और फिर आपको बताना पड़ता है और फिर आप उस चीज को ध्यान नहीं रख पाते हो, ये गलत है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बेटा सारे क्वेश्चन में पहले से, ये इसको थोड़ा सा बाद में करेंगे सॉल्व, थोड़ा इनका टाइम लेट में आएगा, इसको भी लेट में करूंगा, इसको भी लेट में करूंगा, इसको भी लेट में करूंगा, कौन सा करने वाला है, ये वाला करने वाला है। चलिए करके दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 करके दिखाइए। चलो मैं ही बता देता हूँ आपको कहाँ तक टाइम, चलो देखो पहले पहले क्वेश्चन रीड करो, आपके पास 1 मिनट पहले क्वेश्चन रीड करने के लिए हम दे रहे हैं, चलिए रीड करिए क्वेश्चन।
क्वेश्चन आप लोग रीड कर चुके होंगे इसका, और आप एक बात तो समझते हो कि भाई कोई भी क्वेश्चन है उसको रीड करके समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे भी यही ऐसा कुछ है, लिखा है इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर विथ ए बी पैरेलल टू डी सी। हाँ, स्क्वायर नहीं है, क्या ट्रेपेजियम है, ठीक है, और ए बी पैरेलल है सी डी के। इनकी डायमेंशंस भी गिवन है 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, ओके। एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी इज 14 सेंटीमीटर। ए बी और डी सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो समझ पा रहे हो इसने क्या दे दिया है हमें? इसने हमें इसकी लेंथ दे दी है बेटा, ये लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, ये 14 सेंटीमीटर इसने देने की कोशिश की है कि भाई ये आपका 14 सेंटीमीटर है। समझ गए? ये 14 है। इसको यहाँ से अगर हम ज्वाइन कर दें तो 14। ओके, इसका मतलब हम एरिया निकाल सकते हैं। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला जरा देखा, कितने लोग बता पाएंगे हमें? ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला जरा बताइए क्या होता है? 1/2 सम ऑफ क्या, कुछ भी है जैसा भी आप लिख पाओ। सपोज करो एक हम आपको आपके लिए सिंपल करे दे रहे हैं कि एक ट्रेपेजियम हम बनाए दे रहे हैं, और इस ट्रेपेजियम में हम खुद ही अपने हिसाब से डायमेंशन दिए दे रहे हैं, ठीक है, कि भाई एक ये ट्रेपेजियम है और इसमें ये साइड ए है, ये साइड बी है, और इनके बीच की हाइट कितनी है? एच है। परपेंडिकुलर हाइट कितनी है? एच है। इनके बीच की परपेंडिकुलर हाइट कितनी है? एच है। ठीक, चलिए इसका एरिया लिख के बताइए क्या होता है। हम्म, बहुत बढ़िया। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये आना चाहिए ना फॉर्मूला, ये सब है आपने प्रीवियस क्लासेस में सीख रखे हैं, तो इनका यूज, और जिनको नहीं आता वो लिख लें इस चीज को कि क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी, और फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे? उसको एच से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको जिस हिसाब से फिगर दिख रहा है उसमें हमको लग रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इफ द आर्क ऑफ इक्वल रेडियाई 7 सेंटीमीटर, ये जो आर्क है इक्वल रेडियाई की है, मतलब ये 7 सेंटीमीटर इसकी भी रेडियस है, सबकी रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। मतलब 7 सेंटीमीटर ये है, 7 सेंटीमीटर ये है, ठीक है, ये सब 7 सेंटीमीटर की। taking ABCD as the center, taking ABCD have been drawn, then find the area of shaded region। तो shaded region का एरिया बताइए क्या होगा? अब यहाँ पे हमारे सामने प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें सारे एंगल्स नहीं पता है, हमें सारे एंगल्स नहीं पता है भाई, हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, बट बिना एंगल को पता किए हुए भी हम लोग निकाल सकते हैं। वो कैसे होगा जरा समझते हैं, ठीक है। एक तो रास्ता ये कि भाई हमारे पास पूरे ट्रेपेजियम के एरिया में हम सारे सेक्टर का एरिया सेपरेट कर दें, यही रास्ता है। बट हमारे पास सेक्टर के एरिया के लिए एंगल होना चाहिए, वो एंगल नहीं है, तो वो एंगल का भी काम चल जाएगा बिना एंगल दिए हुए भी। तो चलो देखते हैं कैसे होने वाला है ये पार्ट। तो आप इस चीज को समझो, हम लेट कर लेंगे, लेट, दिख नहीं रहा होगा ये कलर, लेट एंगल ए इज इक्वल टू थीटा 1, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू थीटा 2, एंगल 3 इज इक्वल टू सॉरी एंगल सी इज इक्वल टू थीटा 3, एंगल डी इज इक्वल टू थीटा 4। ये हमने लेट कर लिया अपने तरफ से, ठीक। ओके, अब हम एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स निकालने जा रहे हैं। एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, ठीक। तो वन, तो क्या होगा भाई, पहले वाले का एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा 1/360 डिग्री, ये पहले वाले के लिए हो जाएगा। फिर पाई आर स्क्वायर थीटा 2 ये दूसरे वाले के लिए हो जाएगा, इसका से जो बी सेंटर को लेट करके बनाया गया है। फिर पाई आर स्क्वायर थीटा 3/360 डिग्री, ठीक है। फिर पाई आर स्क्वायर थीटा 4/360 डिग्री। ये चीज समझ में आई या नहीं है, बताओ जल्दी से। क्या ये लाइन समझ में आ गई? भाई हमने सबके एरियाज को ऐड कर दिया, क्योंकि भाई हमें सबका एरिया निकालना है। अब देखो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री कॉमन दिख रहा है, ले लो कॉमन, कॉमन ले लो। बचेगा क्या? थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4। इसकी वैल्यू कितनी होगी जरा बताना? थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 की वैल्यू कितनी होगी? बोलो। इन चारों एंगल का सम कितना होने वाला है? 360 डिग्री।
बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल सम कितना होता है 360 डिग्री, इसलिए ये एंगल भी 360, ये एंगल भी 360, ये एंगल भी 360, ये एंगल भी 360, तो टोटल 360 डिग्री आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री, ऊपर फिर 360 डिग्री आ जाएगा, तो कट के क्या बन गया बेटा? 1 बन, पाई आर स्क्वायर बन गया केवल। क्या बन गया? ये पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन गया? पाई आर स्क्वायर। अब समझो यहाँ पर, अब हमें इसका एरिया निकाल ही सकते हैं, क्या आएगा? 22/7 आर स्क्वायर, 7 × 7। ठीक है, 7 से ये 7 कट गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया चारों सेक्टर्स का एरिया। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन में हम क्या करेंगे कि जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस, ट्रेपेजियम क्या है? ABCD, माइनस क्या करने वाले हैं? एरिया ऑफ सेक्टर, 4 सेक्टर्स। ठीक है, कितने सेक्टर्स हैं टोटल? 4 सेक्टर्स हैं, 4 सेक्टर्स। अब समझो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2, अभी आप बोल रहे थे ना सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 32 + 18 कितना आ जाएगा? 32 + 18, और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? परपेंडिकुलर हाइट से। परपेंडिकुलर हाइट कितनी दे रखी है? 14। ठीक है, तो ये 14 आ जाएगा। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स कितना है? 154 है। चलो इसके आगे सॉल्व कर लो। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 आ जाएगा। ठीक है, एंड 32 + 18 50 होता है, 50 × 7 -154, सो 350 -154, और आपको आंसर क्या मिलने वाला है? 246, 246 सेंटीमीटर। बोलो सही हुआ? समझ में आ गया भाई सबको? कोई है जो जिसको ना समझ में आया पूछ सकता है, बट मेरे हिसाब से सबको क्लियर होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देख लो, हर किसी को क्लियर होना चाहिए। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। बोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग को देखना है कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक और इमेज वाले क्वेश्चंस पे ही आज हमने थोड़ा सा टारगेट रखा कि जितने भी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं इनमें, उनको थोड़ा सा देख लिया जाए। और इसी पे आपके सामने अगला क्वेश्चन ये आ रहा है। चलिए अब इसको करेंगे हम लोग। 196 आएगा क्या? कहाँ भी ये गलत हो रहा है मेरे से? देख लो यार, कैलकुलेशन का क्या ही कहूँ, कैलकुलेशन से तो ऐसा ही नाराजगी हुई है कि क्या ही कहूँ, कहाँ गलत हो रहा है? अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मैं वही बोल रहा हूँ ना, गलतियां तो इतनी होने वाली हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं था, सब्ट्रैक्शन तक गलत कर। 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। कुछ गलतियां ऐसे ही, कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ ना तो उतना बहुत है, कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, चलो टाइम देता हूँ इसको समझने के लिए, तो मैं 2 मिनट दूंगा, पूरा प्रॉपर समझो। क्वेश्चन समझ जाओगे कि उसमें करना क्या है। समझने का मतलब ये है कि हम करना क्या है हमें। ठीक है, ये चीज देखना है, तो चलिए कर सोचिए। देखो, इन एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल DC। ठीक है, ABCD एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, थोड़ा सा ट्रेपेजियम बड़ा कर दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। एंड AB पैरेलल DC के है, ये भी गिवन है। एंड BCD जो एंगल है वो है आपके पास 30 डिग्री, ये एंगल BCD से 30 डिग्री। ओके, एंड BGEC इज ए सेक्टर, तो BGEC एक सेक्टर है, देखो पहचानो, BGEC एक सेक्टर है। ठीक है, तो इसकी रेडियस हमें पता है, सेंट्रल एंगल पता है, हम इसका एरिया निकाल सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ेगी। आ तो जाएगा इसका आंसर।
है ना। इसका आंसर आप निकाल सकते हो, क्यों निकाल सकते हो नहीं? हमें यही तो करना है इस क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। पूरे एरिया में अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ जरा, एरिया ऑफ सेक्टर रीजन के लिए। सेक्टर जो भी है यहाँ पे BGEC, यही तो करना है। 8.2 निकाल भी दिया इन्होंने, 1/2। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अभी अभी हम लोगों ने सीखा है कि भाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड ये AB 7 सेंटीमीटर गिवन है और ये 4 है, और ये E से C तक क्या होगी जरा बताना, EC की वैल्यू जरा हमें बताएंगी। अब हम पर्टिकुलर पूछेंगे, हमें अंशिका और निधि में से बताएंगे कि EC की वैल्यू क्या होने वाली है। या नहीं रुको, ऐसे नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ। EC की वैल्यू क्या है, सभी लोग पोल में आंसर मारेंगे, पोल में आंसर, ठीक है। EC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर होगी, EC की वैल्यू आपकी 3.5 सेंटीमीटर होगी, EC की वैल्यू आपकी 4 सेंटीमीटर होगी। और ऑप्शन नंबर डी एक हम लगा रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर ए पे सेलेक्ट करोगे, या बी पे सेलेक्ट करोगे, या सी पे सेलेक्ट करोगे। और ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें तो नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, नन ऑफ दी। तो चलिए भाई, पोल का टाइम आ चुका है, बड़े दिनों बाद पोल का दिन। तो भाई पोल स्टार्ट एंड इंस्टेंट पोल 30 सेकेंड। बेटा यहाँ पे भी तो देखो मैंने क्या बोला कि आप सेक्टर को देख ही नहीं पा रहे हो, CBGE, CBGE, ठीक है। और यहाँ ये सेक्टर है, तो अगर इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपके पास ये जो EC की वैल्यू है, समझ रहे हो, ये EC की वैल्यू भी तो 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये भी तो रेडियस ऑफ सेक्टर बन रही है। तो अब हमें सम ऑफ पैरेलल साइड्स करना है, तो हमें किसका किसका सम करना है, AB का सम करना है, और पूरा किसका सम करना है, DC का सम करना है। और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, परपेंडिकुलर हाइट BF से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर हाइट BF से मल्टीप्लाई करेंगे। और एरिया ऑफ सेक्टर BGEC क्या होगा, पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, और यहाँ पे सेंट्रल एंगल आपको 30 डिग्री गिवन भी है। तो 1/2 AB, AB की वैल्यू कितनी है 7, DC कितना है, DC है बेटा 4 + 7 11 सेंटीमीटर, 4 + 7 11 सेंटीमीटर इंटू BF 3.5 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ ये DC 11 सेंटीमीटर समझ में आया या नहीं आया बेटा, E से C तक 7 और DE 4, तो 7 + 4 11, समझ में आ गया या नहीं आ गया। जिनके आंसर गलत हुए वो बताएं, जिनके सही हुए हैं वो नहीं भी बताएंगे तो भी चल जाएगा।
30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। तो 30 बन जाए 30 वन, ये कितने बार में, 12 बार में आएगा। 7 से 7 कट जाएगा, ये 6 आएगा, ये 11 आएगा, ये 6 आएगा और ये आएगा 11, 6 एंड 11, ठीक है। 6 एंड 11 हो गया। अब समझो, ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे भी 10 आएगा। अब देखो कैलकुलेशन बेटा मैं कर रहा हूँ तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है। अब तुम ये समझ लो कि गलती कर रहे हैं, अब आपको देखना है 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, ठीक है। सो 7 + 11 कितना होता है 18, 18 अपॉन 4 आ रहा है, 18 इंटू 7 अपॉन 4, और यहाँ पे आएगा 11 इंटू 7 अपॉन 6 आएगा, ठीक है। 18 से ये 2 से कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स में, और ये आएगा 9 टाइम्स में, 9 7 जा 63 अपॉन 2, और ये 77 अपॉन 6, एलसीएम ले लिया जाए तो 6 एलसीएम आएगा। इसको 6 करने के लिए 63 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 बन जाएगा, 77 अपॉन 6 आएगा। 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 189 माइनस 77 अपॉन 6 आएगा, ठीक है। और ये आपके पास आंसर जो आना चाहिए इस क्वेश्चन का, आप देखो सब्ट्रैक्शन करो तो ये 9 में 7 सेपरेट करेंगे 2 आएगा, 18 में 7 सेपरेट करेंगे 11 आएगा, अपॉन में 6। अब 6 बन जा 6, मेरा तो आंसर फिर नहीं मैच कर रहा है इनके कुछ गोविंद वाले से। 6 बन जा 6 52, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, एंड 4 जाता है, 0 लगा, 6 6 जा 36, ठीक है। बस उसके बाद कितना है 36 हो गया, फिर नहीं गलत कर रहा हूँ, 6 18.7 आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। आपका क्या आ रहा है? मेरी है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो फाइनली आपका आंसर आ चुका है 18.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं कल से कोशिश करूंगा कि अपने पास आंसर भी लिख लिया करूं, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन केवल देखता हूँ, उसके बाद चुपचाप स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, उसका ज़्यादा हमको रीडिंग रीडिंग में मेरा मन करता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, चलो एक हल्का सा क्वेश्चन बेटा मैं दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग दे पाओ, और कोई चलो नहीं दे पा रहा लेकिन आप लोग दे दो, क्योंकि आंसर देना भी बहुत जरूरी है। एक सेकंड रुको, इसके बाद अक्षत का क्वेश्चन कराया जाएगा, इस क्वेश्चन के जस्ट बाद अक्षत वाला क्वेश्चन है, वो हम लोग देखेंगे कि किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अक्षत, जो तब से परेशान है ये। और जस्ट अ मिनट, ये क्वेश्चन जो है जो होगला करवा रहे हैं हमारे स्कूल में, जो वो हुआ था अभी फर्स्ट प्री बोर्ड, उसमें आया हुआ क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन प्री वाई क्यूज से ही उठाए जाते हैं, आपको मैंने कई बार बता रखा है कि प्री वाई क्यूज को सॉल्व कर लो, अगर आपको एनसीईआरटी आती है तो आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं। चलिए भाई ये क्वेश्चन आ चुका है, करके दिखाइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके लिए 2 मिनट मिलेगा, नहीं दो, नहीं 5 मिनट में दे रहा हूँ, 5 मिनट में 2 क्वेश्चन लगाने के लिए दे रहा हूँ। एक तो ये हो ही गया है, फिर ये कीप सॉल्विंग। बेटा तुम्हारा बस इन्हीं दोनों क्वेश्चंस के बाद आ रहा है आपकी बारी, क्या कितनी बार बोलूं, करो इन दोनों क्वेश्चंस को।
फर्स्ट वाले का आंसर 924 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड का आंसर आ रहा है 550 आप लोगों का। ठीक, तो पहले का आंसर हम नहीं बताने वाले, 924 सबका आ चुका है। सेकंड का आंसर 550 आ रहा है। द साइड ऑफ स्क्वायर 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड द सर्किल ऑफ द स्क्वायर। फाइंड द एरिया बिटवीन द इंस्क्राइब एंड सर्कमस्क्राइब सर्कल्स ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, उस उन सर्कल्स का एरिया बताओ जो स्क्वायर को सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं और एक इंस्क्राइब कर रहा है। ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो ये दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि भाई इसमें आखिरकार ये कह क्या रहे हैं। क्वेश्चन में देखो, पहला वाला तो भाई वाइपर है, दोनों वाइपर की आपको निकालनी है, तो वो आप निकाल ही ले गए होंगे। ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दूसरे वाले को देख लेते हैं जरा यहाँ पर। एक सर्कल बनाते हैं सबसे पहले तो, कि एक सर्किल हो गया। ठीक है, इस सर्किल के में क्या है कि दो टाइप की चीजें चल रही है इस बार। ऐसा नहीं छोटा मोटा क्वेश्चन हो गया। इस सर्किल को थोड़ा सा और बड़ा मैं कर दूंगा, जिससे आपको दिख दिख जाए सब कुछ। तो रीडर्स ही तो है, बड़ा कर देंगे। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा। ठीक, अब इसके अंदर एक स्क्वायर बना है, या स्क्वायर के अंदर मान लो यही बना है। इसके अंदर ये देखो बन गया ऐसे। ये एक स्क्वायर है इसके अंदर। ठीक, और इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल और बना है। यही तो बात है, इस स्क्वायर के अंदर एक और सर्कल बना है।
ये फिगर है, ये थोड़ा बहुत लगभग फिर नाराज सा लग रहा है, समझ लो हर एक बाउंड्री को टच कर रहा है। अब ये जो आपको ब्लू रीजन दिख रहा है, समझ रहे हो, ये जो ब्लू रीजन दिख रहा है, और यही क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया बिटवीन इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल्स ऑफ स्क्वायर, कि इंस्क्राइब सर्किल जो है उसका एरिया और सर्कमस्क्राइब जो सर्किल है उसका एरिया का डिफरेंस बताओ। यही एरिया इन दोनों का बताना है। तो देखो डिफरेंस नहीं है, कैसे करेंगे यहाँ पर समझो। रेडियस, अब हमें देखो द साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे जो अंदर सर्किल बना है, इसके इसका केस भी आप जरा समझ लो। अगर किसी भी स्क्वायर के अंदर कोई सर्किल बना है तो इसकी जो रेडियस होगी इसके साइड का हाफ होगी। भाई देखो आप, इसकी इसका ये पूरा डायमीटर बनेगा और ये किसके इक्वल होगा, इसके साइड के इक्वल होगा। तो अगर हम रेडियस की बात करें, रेडियस ऑफ इनर सर्किल, रेडियस ऑफ इनर सर्कल, रेडियस ऑफ इनर सर्कल, वो आपके पास आने वाला है साइड का हाफ करने पे, r इक्वल टू a बाई टू, a बाई टू मीन्स 5 सेंटीमीटर, ये 10 बाई टू 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ओके। अब रेडियस ऑफ आउटर सर्किल, ये बाहर वाले का तो आपको कैसे बताया गया कि रेडियस ऑफ जो आउटर सर्किल है, या आप यहां से आप इस चीज को समझो कि डायमीटर ऑफ आउटर सर्किल, डायमीटर ऑफ आउटर सर्किल आपको बताया जा चुका है। आउटर सर्कल ये इक्वल होगा डायगोनल ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगा। अब अगर हम रेडियस मान लें आउटर सर्किल की 2r, तो 2 इंटू आर इक्वल टू ए रूट टू के इक्वल होगा। r की वैल्यू निकालना है, ए की वैल्यू मेरे पास बेटा 10 रूट टू अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 रूट टू। ठीक है, ये आपके पास आ गया, रेडियस आ गई है दूसरी वाली सेंटीमीटर। ठीक, ये दूसरी रेडियस आ गई। अब रिक्वायर्ड एरिया जो हमसे पूछा जा रहा है उसके बारे में देखो। रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा? रिक्वायर्ड एरिया निकलेगा, एरिया इस स्क्वायर को छोड़ दो, देखो कैसे निकालना है। बोला फाइंड द एरिया बिटवीन इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, जो स्क्वायर के अंदर जो सर्कल बना है, मतलब ये सर्कल, और जो स्क्वायर के बाहर सर्कल बना है, इन्हीं दोनों का एरिया का डिफरेंस ही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, समझो। तो द रिक्वायर्ड एरिया, द रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। अब आउटर सर्कल के एरिया की बात करें तो 5 रूट 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना, और यहाँ पे पाई 5 का स्क्वायर, तो पाई ले लो बेटा कॉमन, पाई हो गया कॉमन। 5 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 50 आएगा, 25 इंटू 2 50 माइनस 25, तो 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है। इन्होंने इसके अलावा कुछ नहीं किया है, तो भैया यही इसको छोड़ देंगे। पाई की वैल्यू उन्होंने दे नहीं रखी है, तो इसमें पुट भी नहीं किया गया इस क्वेश्चन में, ये है। चलिए, अब बारी आ चुकी है भाई इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को मैं इसीलिए पेंडिंग पे पेंडिंग मारे जा रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है जो नेवर एंडिंग है। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है अपने आप में एकदम है बेटा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 34 की यहाँ बात हो रही है। इसके अलावा आप कुछ भी देख रहे हो वो आपके ऊपर बेटा, आप क्या देखते हो, बट लेकिन क्वेश्चन नंबर 34 आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग को समझने की कोशिश करनी है। तो शुरू किया जाए। ये ब्लैक क्यों आ रही बेटा स्क्रीन आप लोगों को? मेरे को ही आ रही कि आप ही को आने लगी? अरे स्क्रीन बेटा आ रही या नहीं आ रही अब सही? मुझे नहीं पता था, आपको ब्लैक आ रही थी कि मुझे ही ब्लैक आ रही है? अभी तो मैंने देखा तो स्क्रीन ब्लैक आ रही थी। सही है स्क्रीन अब? ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन है, इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, ए बी पैरेलल है डीसी के। तो अब देखो यहाँ पे हमें अपनी तरफ से ही फिगर बनाना पड़ेगा कि एक ट्रेपेजियम बनाओ एबीसीडी और ए बी पैरेलल सी डी, ये सब करो। तो एक हम ट्रेपेजियम बनाने जा रहे हैं कि एक ये ट्रेपेजियम बना दिया हमने, ये ट्रेपेजियम है। और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान नहीं है।
आसान होता तो अक्षय तुलना क्यों ही पूछते। इस बात को भी अपने दिमाग में आप रखिए। मैं तुम्हारे लगी में खड़े कर रहा है। मान लो बेटा कि आपका ट्रपेज है ए बी सी, ठीक है, ये डी हो गया पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं कि ए बी पैरेलल है डीसी को, दिख ही रहा है, ठीक। डीसी इज इक्वल टू टू ए बी, एक इंफॉर्मेशन है हमारे पास, डीसी इज इक्वल टू टू ए बी, ये हमें गिवन है, तो गिवन करके हम लिख लेते हैं भाई कि हाँ एक ये सब है गिवन में, हम पूरी लाइन कहानी नहीं लिख रहे हैं, आप समझ लेना। यहाँ हम लिखे दे रहे हैं कि डीसी जो है वो टू ए बी के इक्वल है। ओके, आगे समझो। एंड ई एफ पैरेलल ए बी, ई एफ जो है पैरेलल है ए बी के, और ई एंड एफ लाइज ऑन बी सी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। ई यहाँ पे लाई कर रहा है और ये यहाँ पे लाई कर रहा है एफ, और ये पैरेलल नहीं है। किसके पैरेलल है? ये पैरेलल है बेटा आपके ई एफ पैरेलल ए बी, और ए बी पैरेलल डी सी। तो ई एफ पैरेलल है ए बी के, और ए बी पैरेलल पहले से किसके था बेटा? डीसी के पैरेलल। क्वेश्चन नहीं गिवन कर रखा, तो एक ये इंफॉर्मेशन हमें और गिवन। ओके, सच दैट इस तरीके से है कि बीई अपॉन ई सी, अगर हम बीई अपॉन ई सी का रेशियो लिखें तो हमारे पास आ रहा है, वो रेशियो गिवन है 4/3। ये बी और ई सी का रेशियो हमें 4 और 3 गिवन है, आपको समझने के लिए हम 4 और 3 यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। डायगोनल एक है डीबी, बनाना पड़ेगा डायगोनल डीबी, उठा नहीं पा डायगोनल डीबी इंटरसेक्ट ई एफ एट जी, ये जी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ये क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, ठीक है। अब प्रूफ हमें क्या करना है? प्रूफ हमें ये करना है कि 7 ई एफ बराबर 11 ए बी के, या आप ये कह सकते हैं कि ई एफ अपॉन ए बी जो हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है 11/7 के। ई एफ अपॉन ए बी जो प्रूफ करना है वो है 11/7, ठीक, ये रेशियो हमारे पास आना चाहिए। तो क्वेश्चन में बेटा क्या था, आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया? जल्दी से बताइए बेटा, क्वेश्चन में क्या है, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन सोल्यूशन की ओर। देखो यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं कि हमें ई एफ और ए बी में रिलेशन चाहिए, जो कि बहुत दूर दूर तक रिलेशन इतनी जल्दी मिलने वाला नहीं है। बट हमने इस टाइप का एक फिगर देख रखा है जिसमें हम लोग क्या करते थे कि हम ये लगा लेते थे बीपीटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो जीई पैरेलल होगा डीसी के, तो हम इस ट्राइंगल में बीपीटी लगा सकते हैं। तो प्रूफ सोल्यूशन पे आते हैं, और हम आएंगे सबसे पहले किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? ट्राइंगल है हमारे पास कौन सा? इन ट्राइंगल बी डी सी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है जीई पैरेलल किसके हैं? डीसी के हैं। तो बाई बीपीटी हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, बाई बीपीटी। आप क्या लिख सकते हो कि जो बीजी अपॉन जीडी होगा, बीजी अपॉन जीडी, वो इक्वल हो जाएगा आपके पास किसके? बीई अपॉन ईसी के इक्वल हो जाएगा, बीई अपॉन ईसी के इक्वल हो जाएगा। और बी अपॉन ईसी की वैल्यू कितनी है? 4/3। ये बात समझ में आ गई? मतलब बीजी अपॉन ये 4/3 आ जाएगा। भैया यहाँ पे 4 और 3 मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये 4 और 3, ताकि हम चीजें रिलेट कर पाए कि भाई ये भी रेशियो कितना है? 4 और 3 आ गया। गलत लिख दिया यहाँ पे, क्या रेशियो मैंने? हाँ सही है, बीजी और जीडी का रेशियो 4/3। यहाँ तक समझ में आ गया? बताते रहिएगा बीच बीच में जब जब मैं पूछूंगा, क्योंकि सोल्यूशन बहुत बड़ा है, फिर आप कह दोगे अचानक कि नहीं समझ में आया तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा। अब देखो इसी तरीके से एक दूसरा ट्राइंगल हमारे पास दिख रहा है, ट्राइंगल डी बी ए। तो आते हैं इन ट्राइंगल डी बी ए, इन ट्राइंगल डी बी ए, और यहाँ पे हम लिखेंगे एफ जी पैरेलल है ए बी के, एफ जी पैरेलल ए बी, एफ जी इज पैरेलल टू ए बी। जब एफ जी पैरेलल है ए बी के, तो हम लिख सकते हैं डी एफ बाई बीपीटी का यूज करके हम लिख रहे हैं डी एफ अपॉन एफ ए
इज इक्वल टू बीजी अपॉन जीडी, बीजी अपॉन जीडी, ठीक है, बीजी अपॉन जीडी। अब बीजी की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर गलत लिख दिया रेशियो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये रेशियो गलत लिख दिया मैं, डीएफ है ना, तो डीजी अपॉन लिखना है, डीजी अपॉन जीबी इज इक्वल टू, अब यहां से देखो डीजी की वैल्यू कितनी है 3 और जीबी की वैल्यू कितनी 4, 3 अपॉन 4। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से मुझे बताओ भाई, यहां तक समझ में आया या नहीं आया, ये फर्स्ट बना लो, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि देखो हम यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे, रेशियो सेम सेम दिखने लगे 4 और 3, तो हम रेसिप्रोकल यहाँ पे कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे, तो ये बन जाएगा AF अपॉन DF इक्वल टू 4/3। इसे हम सेकंड बना लेंगे, और फर्स्ट और सेकंड का अगर हम यूज कर लें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम लिख सकते हैं कि आपका जो BG अपॉन GD किसके इक्वल है, AF अपॉन DF के इक्वल है, और दोनों 4/3 के इक्वल है, ठीक है। सो AF अपॉन DF इज इक्वल टू आपका आ जाएगा BG अपॉन GD, BE अपॉन EC, लेकिन हमें जरूरत किसकी, BE अपॉन EC की जरूरत है, ये आएगा 4/3। हमने क्या किया, ये पार्ट इक्वल लिख दिया है बेटा इस पार्ट के, ठीक है, इसका ये दोनों पार्ट इक्वल लिख दिया 4/3 के इक्वल, ओके। अब चलते हैं बेटा इसमें आगे, क्योंकि देखो इसमें और क्या करना है, क्या किया जा सकता है, दिखने लगे बस तुम्हें, ये हो गया। अब देखो यहाँ ये तो हो गया, अब अभी भी हमारे पास कुछ जो प्रूफ करना है वो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, इसलिए सोल्यूशन आपका चलता ही रहेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं इतना सोच रहा था कि इसको कब करवाऊं, कैसे करवाऊं, लेकिन चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे, इसके आगे का पार्ट यहाँ पे। अब देखो हमारे पास क्या है कि रिलेशंस हमें बनाने पड़ेंगे, ये EF से AB तक अभी भी पहुंचे नहीं है। अब हम सिमिलरिटी का सहारा लेंगे, क्योंकि जितना हमारे पास BPT का यूज होना था वो हो चुका है। अब हम सिमिलरिटी में BGE ट्राइंगल लेंगे और BDC ट्राइंगल लेंगे। तो इन ट्राइंगल BGE मैं थोड़ा सा लिखूंगा कम अब, क्योंकि जगह ऑलरेडी कम ही है, और दूसरा ट्राइंगल है BDC। इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो एंगल बी दोनों में कॉमन है, तो एंगल बी का नाम पूरा लिखोगे, एंगल GBE इक्वल टू एंगल GBE, और ये दोनों में क्या है बेटा, कॉमन एंगल है। कैसा एंगल है, कॉमन एंगल है, ठीक है। दूसरी बात ये, अगर ये एंगल हम इसको मान लें एंगल 1, तो ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, रीजन जल्दी से बता दो, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा, रीजन जल्दी से बता दो बेटा में, कि एंगल 1 एंगल 2 के क्यों इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल कोई कह रहा है क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल, बहुत बढ़िया, तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो ट्राइंगल BGE इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC, ठीक है। कौन सी सिमिलरिटी लग रही है, डबल ए सिमिलरिटी लगेगी। तो अब हमें फिर से रेशियो लिखना है, और अब सिमिलरिटी का यूज करके हम लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे GE अपॉन DC, GE, अब सारे रेशियो लिख लो, बट वही है कि हमारे पास काम की क्या है। सबसे पहले लिखेंगे BE अपॉन BC इज इक्वल टू, आपको लिखना है GE अपॉन DC, GE अपॉन DC, ठीक है। और आप थर्ड वाले को भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो एक पेयर रह गया है, BG अपॉन BD। अब इनमें से किसी की भी वैल्यू पता है क्या आपको, तो आप कहोगे सर कुछ नहीं पता, तो हम एक चीज तो लिख ही सकते हैं कि आप फिगर देखो यहाँ पे जरा, आप बताओ से कि BE और BC का रेशियो कितना है, तो क्या आप बता सकते हो कितना है, BE और BC का रेशियो अगर हम आपसे पूछ लें तो आप क्या बता सकते हो कितना है, BE और BC का रेशियो जरा बताइए, फिगर देख लीजिए यहाँ से कितना आएगा, मुझे लग रहा है कि आप बता ले जाओगे, 4/7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अगर हम ऐसा ही कह सकते हैं ना कि कितना आएगा, 4/7 ही तो आएगा। क्लियर हो पा रही बात है हमारी। तो हम लिखेंगे कि अब भाई ये कैसे लिख लें, तो हम ऐसा लिख पर इसके आगे का स्टेप कि हमें जरूरत किसकी है, इन दोनों की केवल
बीई लिखा हमने और बीसी को हम लिख सकते हैं, बीसी जो है ठीक है। और अब यही चीज है कि ये चीज आप 4/7 सीधे देख के बता सकते हो। अब लेकिन इसको अगर वैसे लाना है तो थोड़ा सा फिर एक दो तीन स्टेप ज्यादा लगाने पड़ जाएंगे हमें। यही एक समस्या आ रही है यहाँ पे कि अगर हम इसको चाहें कि अगर हम इसको डायरेक्ट लिख लें जैसे हमको समझ में आ गया है तो उसको हम ऐसे लिख नहीं सकते, पर लिखेंगे भाई, मजबूरी है हमारी, ठीक है। तो लिखना तो है ही है। तो चलो हम तो कहते हैं कि भाई बीई अपॉन बीसी फ्रॉम फिगर का यूज करके लिख देते हैं, और ये डीई अपॉन डीसी है और ये किसके इक्वल आएगा आपका 4/7, 4/7 के इक्वल आ गया। अब यहां से इसका यूज कर लो कि जीई, जो जीई है आपका, ये जीई, ये जीई आपके किसके इक्वल हो जाएगा, ये जीई इक्वल हो जाएगा 4/7 CD। यहां तक चीजें समझ में आ गई या नहीं आ गई? 4/7 CD के इक्वल हो जाएगा। तो कोई है जिसको ना समझ में आया हो? भाई बीई और बीसी का 4 और 7 है, तो जी और CD का रेशियो कितना, 7 ही तो आएगा। इससे अब हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई बेटा, थर्ड। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएंगे, रहने दें। अब देखो बेटा, ऐसे ही अगर जैसे हमने अभी कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया है, प्रूव कर दिया है BDC के, ऐसे ही AGF को हम सिमिलर, सॉरी DGF को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं DBA के, कर नहीं कर सकते? तो हम सिमिलरली लिखेंगे यहाँ पे, सिमिलरली, सिमिलरली ट्राइंगल बी, सॉरी DGF, ट्राइंगल DGF सिमिलर टू ट्राइंगल DBA, DBA। देखो इसीलिए इस क्वेश्चन पे मैंने अपना 4 और 7 ऐसे लिख दिया है कि चीजें आपको बिल्कुल एक तरफ से दिखती रहें कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है आखिर, ठीक है। अब अगेन, अब हम अगर ये सिमिलर दो ट्राइंगल्स हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हम लिख सकते हैं, तो चलो लिख लो। अब हमें चाहिए यहाँ पर कैसे रेशियो लिखेंगे, DG अपॉन DB, DG अपॉन DB इज इक्वल टू DF अपॉन DA, DF अपॉन DA एंड DF अपॉन DA, और थर्ड कौन सा बनेगा, GF अपॉन BA, GF अपॉन BA, ठीक है, GF अपॉन BA, ठीक, ये आ गया। रेशियो हम कंप्लीट लिख सकते हैं, तो आप कहोगे यस सर लिख सकते हैं हम, सर DG और DB का रेशियो लिख सकते हैं। DG और DB का रेशियो कितना है जरा बताओ आप, DG और GB का रेशियो कितना, ये जो भी है DG और DB का रेशियो कितना आ रहा है, DG और DB का रेशियो बोलो। ये DG और ये DB का रेशियो आप फिगर देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा कितना आ रहा है आपका, 3/7, बहुत बढ़िया भाई। 3/7 हम लिख देंगे भाई, 3/7 है, और 3/7 कितना आ जाएगा, आप यहाँ से देखो, अगर ना कि रेशियो जो है वो DF और FA भी 3/4 है, 3/4 है, तो इसका ये बनेगा क्या टोटल, 3/7 ये भी बन जाएगा। तो आप कहीं से भी लिख सकते थे GF अपॉन के पास 3/7, 3/7 आ रही है। बताओ हो गया नहीं हो गया कि GF और BA का जो रेशियो आएगा वो 3/7 आएगा। ये बात आपका GF अपॉन BA वो 3/7 आने वाला है या नहीं। तो यहाँ से जरा हम GF की वैल्यू निकालें तो आप कहोगे 3/7 BA होगा सर। GF की अगर हम वैल्यू निकाल लें तो 3/7 ऊपर जाके, तो यहाँ से आपको GF 3/7 इक्वल टू GF अपॉन BA आ रहा है, तो यहाँ से GF की वैल्यू जो निकाल लोगे वो आ जाएगा 3/7 BA इक्वल टू GF हो गया। ये बेटा आपके पास फोर्थ बना लो इसे, इसे क्या बना लोगे, बना लोगे फोर्थ इक्वेशन।
अब यहाँ पर 1 और 2 करो, 1 और 2 को ऐड करो जरा, इन 1 और 2 को ऐड करो, तो जीई और जीएफ ऐड करना है। तो बेटा फिगर देखो जरा, जी एडिंग 1 एंड सॉरी थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है इक्वेशन। तो देखो जीई ऐड हो जाएगा, जीई जीई और जीएफ ऐड होगा, और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, 4/7 CD, 4/7 CD प्लस 3/7। याद करो कि अभी हमने एक इंफॉर्मेशन यूज नहीं की है जो दी थी, उसका भी यूज करेंगे हम लोग जरूरत पड़ने पे, ठीक आ रहा है जिसका हमें यूज करना था, ठीक है। तो चलो अब इसमें जरा देखो आपकी ऐड करने पे मिलता क्या है। तो जीई ये है पूरा पार्ट, जीई पे ईएफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो ईएफ आ गया बेटा, ईएफ जो हमें चाहिए था वो तो हमने ले आए ईएफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा है कि 4/7 CD और 4/7 B है। तो अब आपको एक इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में गिवन है क्वेश्चन में कि जो डीसी है, जो सीडी है वो 2AB के इक्वल है, यही तो इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में कि सीडी जो है वो 2AB के इक्वल है। तो आप सीडी की जगह पर 2AB लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, 2AB, और फिर 3/7 AB हो जाएगा। और हम लिख देंगे सिंस कि जो CD है हमारा वो 2AB के इक्वल है, ये गिवन है बात को, ये बात बेटा। अब देखो EF इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 4 2 आ गया AB/7, और ये दोनों लाइक टर्म्स बन गए या नहीं बन गए, तो ऐड हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। तो EF इज इक्वल टू 8 + 3 11/7 AB आ जाएगा। 7 को उधर भेज देंगे तो 7 EF इज इक्वल टू 11 AB आ जाएगा। क्वेश्चन था इनका, उम्मीद है कि चीजें समझ में आई होंगी, हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा अक्षत सिन्हा जी को। और काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन प्री बोर्ड में आया है, मजाक थोड़ा ही। इसका सोल्यूशन बेटा आप ले लो, स्क्रीनशॉट वाले सोल्यूशन, क्योंकि ब्लर हो जा रहा है पेज में यहाँ पे आने के बाद, तो जरा सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो आप, को एक्सप्लेन अब कर लो स्क्रीन। ये सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट अभी भी नहीं हो रहा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी तुमसे पढ़ो देखो, ले लो, क्रॉप कर लेना मेरे साथ चीजें। आज की क्लास में केवल इतना ही रहेगा, ठीक है। और इस मान कि जितने भी क्वेश्चंस आप लगा रहे हो और जो आपको नहीं आ रहे हैं वो जरूर पूछें। आप अगर नहीं पूछोगे तो फिर यही होगा कि क्या लगा रहे हो, क्या कहाँ फंस रहे हो, और आप जो पूछोगे तो हम, और आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो अच्छे क्वेश्चन, तो उससे सबका भला होने वाला है, ठीक। तो बस आज की क्लास में केवल इतना ही रखेंगे, बाय।